ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस कल इसका जस्ट मैंने रिव्यू किया था और एक एग्जांपल करवाई थी और क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए थे। पीडीएफ मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर की थी। क्वेश्चंस आप में से किसी ने किए? क्वेश्चंस किए आप में से क्लास किसी ने? किसी ने भी नहीं किए मुझे लगता क्वेश्चन। टॉपिक की तो समझ आ गई थी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। मैम एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 किए था बिंदा? यस मैम, ट्राई की थी। एक्चुअली मीटिंग मैंने बहुत लेट ज्वाइन की थी, नेट इशू था, तो मैम इसकी समझ नहीं आई। ये मैंने करवाई नहीं थी तो बिंदा, बस बताया था कि ये कैसे करनी है। अच्छा मैम, मुझे लगा कि करवा दिए। नहीं नहीं, मैंने बताया था कि आपने एग्जांपल नंबर 14 और रिलेटेड टू 14 एग्जांपल जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। एग्जांपल नंबर 14 नहीं करवाई थी मैंने, पीछे करवाई थी। एग्जांपल नंबर सिर्फ 13 करवाई थी क्योंकि जो पिछला चैप्टर था उसकी क्वेश्चंस रहते थे थोड़े से, वो मैंने करवाए थे। उसके लास्ट वाली एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 7.1 थी उसका लास्ट क्वेश्चन था 6, उसके पार्ट से 4 वो करवाए थे। उसके बाद जस्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का रिव्यू दिया था और पिछला जो टॉपिक था ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का वो डिफाइन किया था। अब थे ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, वेक्टर डिफाइन करना है ऑर्थोगोनल, तो दोनों वेक्टर्स की हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं वो इक्वल टू 0 आती है। किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल शो ऑफ करना है तो उसको मैट्रिक्स से ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आता है, तो देन मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल है। और उसके अलावा अगर मैट्रिक्स से ट्रांसपोज लें और मैट्रिक्स का इनवर्स लें, दोनों इक्वल आते हैं, तो हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो तब भी ऑर्थोगोनल आता है। उससे नेक्स्ट पे थ्योरम की स्टेटमेंट थी। थ्योरम पूरा कंप्लीट नहीं करना आपने, जैसे स्टेटमेंट मैंने कहा था कि आप लोग कीजिएगा फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमसीक्यूज। ये हमारे पास मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये तीनों इक्विवेलेंट, उसने बोला है कि तीनों स्टेटमेंट जो है वो इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट किस वे में है कि एक मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल है और अगर वो ऑर्थोगोनल है तो दैट मीन कि उसकी रोज और उसके कॉलम्स ऑर्थोनॉर्मल है। मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसकी रोज भी ऑर्थोनॉर्मल है और उसके कॉलम्स भी ऑर्थोनॉर्मल है। अब किसी भी मैट्रिक्स की रोज ऑर्थोनॉर्मल है तो दैट मीन को मैट्रिक्स ए यानी कि जो भी मैट्रिक्स आप ले रहे हैं वो ऑर्थोगोनल है। और सिमिलरली अगर मैट्रिक्स की रोज ऑर्थोनॉर्मल है सॉरी, तो उसके कॉलम्स भी ऑर्थोनॉर्मल होंगे। और कॉलम्स ऑर्थोनॉर्मल है तो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा क्योंकि उसकी रोज भी ऑर्थोनॉर्मल होगी। ये था इस तीनों का आपस में कंपैरिजन। उसके बाद एक मैट्रिक्स दिया हुआ था एग्जांपल नंबर 13 में। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को अपने ऑर्थोगोनल शो करना है और एक ऑर्थोनॉर्मल सेट भी बनाना है हमने यहाँ पे ना, एक ऑर्थोनॉर्मल की फॉर्म डिफाइन करनी है। तो ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन थी कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने रिजल्टेंट के तौर पे, मैंने सारी वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एक्सप्लेन नहीं की क्योंकि चैप्टर नंबर 3, 4, 5 ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन और डिटर्मिनेंट यही सारा कुछ था, तो इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया था। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट आइडेंटिटी आया, तो कहते सिमिलरली ट्रांसपोज लेके मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें तब भी आइडेंटिटी आता है। दैट मीन कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है और वो एक उसकी रोज जो है या उसके कॉलम जो है वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाते हैं। ये देखें मैट्रिक्स उसने आगे डिफाइन किया था। नेक्स्ट थी एग्जांपल नंबर 14। ये नहीं करवाई थी मैंने, इसको मैं अब करवा देती हूँ। फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए whose first row is 1 over 3 2 over 3 2 over 3 के फॉर्म में। हमने अब एक मैट्रिक्स फाइंड करना है ऑर्थोगोनल जिसकी फर्स्ट रो उसने डिफाइन की है, ठीक है। अब उसके अंदर कितनी रोज हैं या कितने कॉलम्स हैं ये उसने बिल्कुल नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें एक मैट्रिक्स के अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स 3 दिए हुए हैं, दैट मीन कि उसके अंदर कितने कॉलम्स होंगे? 3 कॉलम्स होंगे। 3 कॉलम्स हैं और 3 ही रोज हैं क्योंकि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के अकॉर्डिंगली वो तभी मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में आ सकता है जब मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास किस वे में होगा कि हमारे पास जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर जो है वो सेम होगा। अगर आप यहाँ पर नोट करें डेफिनेशन जो थी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, उसमें ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं। उसमें सबसे पहले क्लियरली मेंशन किया अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए,
यानी कि हमेशा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर आपसे पूछा जाए कि लाइक मैं मैट्रिक्स दे देती हूँ जिसका ऑर्डर सेम नहीं है, पी और क्यू जो है उसकी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जो है वो डिफरेंट है, तो डेट मीन क्या वो मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल होगा? तो नहीं, वो बिल्कुल भी ऑर्थोगोनल नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन ही ये है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही कि जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, फिर हम उसको ऑर्थोगोनल शो कर सकते हैं। यहाँ पर भी अब उसने एक रो दे दी है, बेसिकली इट्स मीन कि हमारे पास उसने एक रो दी है, दो रोज मजीद होंगी तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, और वो मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसकी एक रो उसने दे दी है जो ऑर्थोनॉर्मल है। लेट किया v1 इज इक्वल टू 1/3 2/3 एंड 2/3 फॉर्म में, एंड w2 एज ए, हाँ जी क्या होंगी, v1 के नाम से रो को डिनोट किया, एंड w2 आप v2 भी ले सकते थे, जरूरी नहीं है कि हमने w2 लेना है या कुछ भी नेम डिफरेंट लेना है, नेम लेना जस्ट आप कुछ भी इसका नेम यहाँ पे डिफरेंट ले सकते हैं। और वेक्टर के नेम्स के साथ यहाँ पे एक वेक्टर लिया एक्स वाई और z के अकॉर्डिंग, एक थर्ड वाला वेक्टर ले लें, उसको नेम दे दें आप v2 v3 कुछ भी नेम दे दें, एक ही ऑर्थोगोनल के लिए हमने वेक्टर चूज किया एक्स वाई जी, ऑर्थोगोनल है तो डेट मीन के वेक्टर की वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आएगी हमारे पास 0, v1 की w2 के साथ इनर प्रोडक्ट ली है और उसको इक्वल टू लिया है 0, और ये बन गई एक सिंगल इक्वेशन। इसमें अब आप खुद से सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई सी भी वैल्यू, फिर हमारे पास जो है वो बाकी अदर वैल्यूज आएंगी। ये एक सिंगल इक्वेशन है, लेट कर लिया, यहाँ पे इफ वी टेक मेंशन किया हुआ, इफ वी टेक x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन बनेगी, इस इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो हमारे पास क्या आता है 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, ये रह जाता है, इसमें से z इज इक्वल टू माइनस वाई, या आप y इज इक्वल टू माइनस जी कर लेंगे, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको क्या लेना चाह रहे हैं। देन एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0 वाई एंड माइनस वाई, पहले इसको सब्स्टिट्यूट किया, y को कॉमन ले लिया और आपके पास अंदर आ जाएगा 0 1 और -1 के साथ। तो वी में टेक w2, यानी कि हमारे पास जो w2 आके आए हमने अपना खुद से x इज इक्वल टू 0 लिया है, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि मैट्रिक्स के साथ अगर कोई स्केलर वेक्टर के साथ और अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर देते हैं और वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो वो तब भी ऑर्थोगोनल ही रहता है। यहाँ पर भी बोल उसने प्रोसेस किया है कि आप एक्स कोई सा भी वैल्यू नंबर ले लेते हैं तो हमारे पास वो ऑर्थोगोनलिटी को फिर भी सेटिस्फाई करना था। 0 सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि अगर यहाँ पे 1 2 3 कुछ और लेते तो यहाँ पर वाई जी का जो आंसर आना था फिर आना था -1 ओवर -2 -5 -2 के साथ, अगर आपने 2 लिया होता या अगर 1 लिया होता तो -1 साथ में आ जाना था y के, इसलिए सिर्फ सिंप्लीफाई के लिए x इज इक्वल टू 0 लिया। आप इसके अंदर y इज इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, y इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी और यहाँ पर v इन केस ऑफ x में रिपीट होता हुआ आएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप पे, आप कौन से एलिमेंट को 0 लेना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप जो क्वेश्चन में गिवन है वही 0 ले। अब हमारे पास जो वेक्टर बन गया, अब इसको लिख लिया हमने एक वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो इस वे में लिखा जाएगा 0 1 और -1 के साथ। नॉर्मलाइज w2 वी ऑब्टेन, अब इसको इसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म फाइंड करनी है हमने पहले, क्योंकि इसकी नॉर्म फाइंड करने के लिए नॉर्म फाइंड करेंगे और वेक्टर से डिवाइड करेंगे। नॉर्म कैसे फाइंड करना है, जैसे कि पहले भी हम लोग करते हैं, नॉर्म फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर, सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, थर्ड एलिमेंट का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर लेके ऐड करें और ऐड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट लें तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही आता है आपके पास एज सेकेंड रो ऑफ ए। अब ए की जो सेकेंड रो है वो हमारे पास ये डिनोट हो गया 0 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। अब हमने थर्ड उसकी रो फाइंड करनी है, उसके लिए लेट कर लिया w3। अब यहाँ पे w3 हमने लेट किया, सेम उसने ऊपर वाले लेट कर लिया x y z के साथ। अब यहाँ पर जब w3 लेट किया है तो हमने इसको फाइंड करना है, हमने फर्स्ट वाली जो दो रोज है उसके ऑर्थोगोनल ये होगा, फर्स्ट वाली दो रोज की ऑर्थोगोनल है तो दैट मीन हमारे पास यहाँ पर ये डिफाइन भी किया उसने बल्कि लिखा भी हुआ है
W3 is orthogonal to both V1 and V2, ऑर्थोगोनल है तो बाय ऑर्थोगोनल डेफिनेशन इनर प्रोडक्ट लेंगे दोनों के साथ V2 और V1 के साथ तो इक्वल टू 0 आएगा। इनर प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बनी। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम इसमें से x, y और z की वैल्यू निकालेंगे। अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे जो सेकंड वाली इक्वेशन है यानी कि जो थर्ड इक्वेशन जिसको नेम दिया हुआ है 1/√2y माइनस 1/√2 z इज इक्वल टू 0, इसमें से y की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू z या आप z इज इक्वल टू y भी लिख सकते हैं। ये नीचे सिंप्लीफाई करके उसने इक्वेशन दोनों इक्वेशंस को डैशेस के साथ नेम दिए। अगर आप यहाँ पे नोट करें 2 डैश और 3 डैश के साथ, बेसिकली फर्स्ट वाली ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है 2 वाली इसको मल्टीप्लाई किया उसने 3 के साथ और जो 3 वाली इक्वेशन उसको मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। तो सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास ये दो इक्वेशन है और इसको इसने नेम दे दिया 2 डैश और 3 डैश का। 3 डैश से हमारे पास y की वैल्यू ले लें या आप z की वैल्यू ले लें क्योंकि ये आर्बिट्ररी एक एलिमेंट यूज होगा यहाँ पर जिसका भी आप लेना चाह रहे हैं यहाँ पे डिपेंड करता है आप कौन सी लेना चाह रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे सपोज आप में से कोई z लेता है z इज इक्वल टू y, तभी क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग नहीं होगा, उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस के रिलेटेड ही आपका एग्जैक्ट आंसर भी आएगा। z इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z लिया है, इसको सब्स्टिट्यूट किया है इन इक्वेशन 2 डैश के अंदर। जब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा x प्लस 4z इज इक्वल टू 0 लाइक x इज इक्वल टू माइनस 4z। हमने जो W3 चूज किया था x y z उसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट किया है। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन अगर आप यहाँ पे नोट करें यहाँ पे जब z फॉर्मल लेते हैं तो अंदर आ जाता है 4 -1 एंड -1। ये हमने कॉलम वेक्टर फाइंड किया है जिसको वेक्टर के साथ यहाँ पे डिनोट किया है। अब इसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जो फाइंड करनी है वो हमने इसकी वेक्टर्स की तमाम एलिमेंट्स का स्क्वायर का सम और फिर स्क्वायर रूट यानी कि नॉर्म लेना है और वेक्टर से डिवाइड करना है और हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। ये हमारे पास बनेगा B3। अब मैट्रिक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये ए मैट्रिक्स में फर्स्ट रो गिवन थी 1/3 2/3 2/3 ये गिवन इक्वेशन थी, सॉरी गिवन रो थी। सेकंड वाली और थर्ड वाली हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। जो हमने किस मेथड के साथ फाइंड की थी, हमने लेट किया एक्स वाई जी को एज ए वेक्टर, साथ में डॉट प्रोडक्ट सॉरी इनर प्रोडक्ट लिया क्योंकि वो 0 आती है और ऑर्थोगोनल थी इसलिए, और फिर उसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म निकाली और ये सेकंड वाली की नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है। और ये थर्ड वाली की है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 18 था जिसे उसने ओपन करके लिखा हुआ है 9 क्रॉस 2 के साथ। 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 बनेगा यानी कि 3 का जो स्क्वायर रहता है वो 9 आता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो थर्ड वाली रो है वो 18 की सिंप्लीफिकेशन के बाद मेंशन की हुई है। अब उसके बाद नोट दैट V3 could also be obtained as, अब कहता है V3 जो हमने इस मेथड के साथ यहाँ पे फाइंड किया है, यहाँ से ये इतना लेंथी करके ये इस वे में ये V3 यहाँ से सारा ये हमने V3 फाइंड करना स्टार्ट किया जो नीचे भी हम लोगों ने सारा प्रोसेस किया। कहता है इसकी जगह अगर आप V3 को सेकंड वे में फाइंड करें, सेकंड वे ये है कि हमने लास्ट पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड किया था E1 E2 E3 एलिमेंट्स ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स। फर्स्ट रो ये फर्स्ट रो है, ये मेरे पास सेकंड रो है। ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट को ओपन करें, V3 लिखा हुआ है, इसको ओपन करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो डिटर्मिनेंट हम ओपन करते हैं 3 क्रॉस 3 का, जब आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो आप रिजल्टेंट में चेक कीजिएगा आपके पास ये आती है वैल्यू। तो कहता है V3 को जैसे आपने इतना पूरा डिटेल के साथ फाइंड किया है, V1 और V2 के साथ उसकी ऑर्थोगोनैलिटी को चेक किया है यानी कि उसकी इनर प्रोडक्ट लेके 0 लिया है, 0 लेने के बाद उसको इक्वेशंस में कन्वर्ट किया है, फिर उसके बाद उस इक्वेशंस को सॉल्व करके वेक्टर डिनोट किया है, फिर उसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म निकाली है, वो हमारे पास की नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जो है वो V3 फाइंड हुई है। उसकी जगह कहते हैं आप V3 को डायरेक्टली इस वे में फाइंड कर सकते हैं कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स की फॉर्म में E1 E2 E3 या आप यहाँ पे I J K भी लिख सकते हैं वेक्टर्स के जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली। फर्स्ट रो एंड सेकंड रो डिटर्मिनेंट ओपन करें तो डायरेक्टली ही ये प्रोसेस हो जाता है कि थर्ड रो जो है वो आ जाती है, इसमें नॉर्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी सॉरी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। द अबव मैट्रिक्स ए इज नॉट यूनिक, ये देखें द अबव मैट्रिक्स ए इज नॉट यूनिक, ये यूनिक क्यों नहीं है? आप इसे कोई मुझे इसका आंसर दे सकते हैं? मैंने ऊपर बताया है फिर भी कुछ भी अगर माइंड में है तो
मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया भी है कि एक ये जो यहाँ पे जहाँ आपने x इज इक्वल टू 0 लिया है, जहाँ पर हमने v2 फाइंड करने के लिए w2 को चूज किया था, फिर उसके बाद टेक x इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू आपने जो 0 लिया है, मैंने यहाँ पे डिनोट भी किया था, आपको बताया भी है कि ये जो आप लोगों ने x इज इक्वल टू 0 लिया है, इसकी जगह पे आप y z कुछ भी 0 ले सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारे पास यहाँ पर रो आएगी, कॉलम वेक्टर बनेगा जिसको हम वेक्टर फॉर्म में मेंशन करेंगे। जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल 0 लोगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आंसर आएगा। सिमिलरली थर्ड वाले के अंदर तो हमारे पास एग्जैक्टली आ जाएगा क्योंकि उसके अंदर 2 ही रोज होंगी और उसको हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। तो कहता है यहाँ पर जो मैट्रिक्स बना है ए, वो इज नॉट यूनिक बिकॉज हम खुद से कोई सा भी आर्बिट्रेरी वेरिएबल चूज करते हैं एंड देन उसका आंसर जो है यहाँ पर डिफाइन करते हैं। इसलिए ऑर्थोगोनलिटी फाइंड करते हुए मैट्रिक्स की जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स जो है हमेशा यूनिक मैट्रिक्स आए, हमारे पास मैट्रिक्स की जो वे है वो डिफरेंट भी हो सकती है। इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या हुआ है, अब इसी क्वेश्चंस को आप अल्टरनेटिव मेथड के साथ भी सॉल्व कर सकते हो, जो वेक्टर्स सॉरी रो के होते हुए हमने मैट्रिक्स फाइंड करना है, मैट्रिक्स वेक्टर्स के फॉर्म में डिफाइन करना है। यहाँ पे लेट कर लिया R1, अब रो 1 ले लिया, ऊपर V1 लिया था हमने वेक्टर के साथ किया था। अब वेक्टर रो ऑर्थोगोनल टू R1 इज R1 स्टेरिक यहाँ पे चूज की है, इसको हमने ऑर्थोगोनलिटी के फॉर्म में डिनोट करना है। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म ओपन करके यहाँ पर मेंशन की हुई है, लेकिन साइंस जो है वो प्लस का ही आएगा। E1 E2 के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर डिनोट किए हैं 1/3, 2/3, E2 E3, 2/3 and 2/3, E3 E1, 2/3 और 1/3। डिटर्मिनेंट्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली ही वही रो आ जाती है जो ऊपर डिफाइन की हुई है। ये देखो 0 1 और -1। अब अगर आपने इसमें चेंजिंग देखनी है तो देखिएगा चेंज क्या है इसके अंदर। मेरे पास ये अभी सिर्फ R1 स्टेरिक आई है, इसकी अभी हमने फर्दर नॉर्मलाइजेशन फॉर्म फाइंड करनी है, फिर हमारे पास ये R1 बनेगी। वो किस वे में फाइंड करनी है, उसके लिए सबसे पहले R3 डैश यहाँ पे फाइंड किया है, R3 डैश को मैं बाद में फाइंड करती हूँ, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। R1 स्टेरिक ये मेरे पास फॉर्म बनी है। अब हमने क्या करना है, मैंने R2 फाइंड करनी थी, ये स्टेरिक का नाम सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि ये सिंपल अभी रो निकली है, रो की नॉर्मलाइजेशन फॉर्म नहीं है जो ऑर्थोगोनल होगी रो 1 के। R2 इज इक्वल टू R1 स्टेरिक और R1 स्टेरिक का नॉर्म, जब इसका नॉर्म लेंगे तो मेरे पास इसका नॉर्म क्या आएगा 1/9 प्लस 1/9 और ये बनेगा 2/9 का स्क्वायर रूट और बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। जब इसको इसी के साथ जब डिवाइड करोगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास ये जो है एलिमेंट्स आ जाएंगे। करना क्या आपने जो आपके पास गिवन रो है, ये बाकी 3 भी इसी तरह फाइंड करनी है, वो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड जो है उसमें रो आपको दी हुई है, आपने उसको इस स्टेरिक वाले कॉम्बिनेशन के साथ लिखना है, यानी कि डिफरेंट नेम कर लें, डैश लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी डैश फॉर्म आएगी। फिर उसके बाद उसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म निकालनी है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जो है वो हमारी R2 यानी कि रो 2 को डिफाइन करेगी। ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया उसके अंदर भी यही फॉर्म थी, पहले हमने एक वेक्टर को चूज किया है, चूज करके उसको ऑर्थोगोनलिटी के लिए 0 लिया है, फिर हमने उसको क्या किया है, हमने उसकी इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन बनाने के बाद उसमें से आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपने खुद से कोई सा भी चूज किया। जो अल्टरनेटिव मेथड है उसमें हमें चूज नहीं करना पड़ता, उसमें हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास एक्स वाई जी का जो आंसर आया था 0 1 और -1, ये मेरे पास W2 बना था, लेकिन ये सेकंड रो नहीं थी, हमने इसकी ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन फॉर्म फाइंड की है, ये देखें उसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म फाइंड की थी, वो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जो है वो हमारे पास सेकंड वाली रो आएगी हमारे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। यहाँ पर भी जो आर स्टेरिक के साथ उसने नेम दी है, ये बेसिकली अभी हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपल रो फाइंड किया है, जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है रो की वो ये उसने फाइंड की है, और ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जो है ये हमारे पास ऑर्थोगोनल है हमारी फर्स्ट रो पे। इसी तरह थर्ड वाली फाइंड करनी है तो थर्ड वाली के लिए फर्स्ट वाली और सेकंड वाली जो आपने दोनों नॉर्मलाइजेशन फॉर्म से हट के वैल्यू थी वो यहाँ पे डिफाइन आउट की है, वो सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसकी सिम्प्लीफिकेशन किया, 3 cos 3 का डिटर्मिनेंट ओपन किया, अब इसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म फाइंड किया और ये मेरे पास बनी है R3। मैट्रिक्स के अंदर अगर इसको सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ए मैट्रिक्स
ये बनता है फर्स्ट रो, सेकंड और थर्ड, और ये सेम वही मैट्रिक्स है जो ऊपर मैट्रिक्स है। इसके अंदर हमें चूज करना पड़ रहा है, यहाँ पे चूज कुछ नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी वैल्यू डिफाइन हो रही है। तो ज़्यादा बेटर है हम सेकंड वाले जो मेथड है उसके साथ कर लें, फर्स्ट वाले के साथ भी कर लें, कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि वो यूनिक वैल्यूज को डिफाइन आउट नहीं कर रहा। और अब एक्सरसाइज है 7.2, इसके सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं और इसमें से जो रिलेटेड टू आपके सिर्फ सिंपल टॉपिक से रिलेटेड है, सिर्फ वही करने हैं। फर्स्ट वाला जो है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और -1। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स को के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू आता है 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। यहाँ पे कहता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आना चाहिए 1 और -1, दोनों के इक्वल में से किस में आता है, और का मेंशन किया उसने। दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है। और सेकेंडली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो डेफिनेशन थी उसमें था ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे चूज करते हैं, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले इस क्वेश्चन को करती हूँ, फिर उसके बाद सेकंड वाले पे चलते हैं जिसके अंदर हमने मैट्रिक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन दोबारा से यहाँ पे मेंशन है, ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और -1। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 1 और -1 हो सकता है या नहीं हो सकता। दोनों कंडीशंस में ये दोनों कंडीशंस ही हो सकती हैं। अगर ऑप्शन 1 दिया जाए, 1 दिया जाए तो 1 वाले पे टिक कर लीजिए, अगर -1 दिया तो -1, और अगर दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू +-1 तो दोनों के अकॉर्डिंगली वो इक्वल आता है। वी नो दैट ए इज ऑर्थोगोनल if and only if A transpose A is equal to identity. Also, determinant of A B is equal to determinant of A and determinant of B. ये डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टीज भी हमने पीछे की हैं। उसके बाद थर्ड वाली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर आपने एक चीज नोट करनी है, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ऑर्थोगोनैलिटी की डेफिनेशन के अंदर एक पॉइंट और भी था, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। यहाँ पे इसने इनवर्स वाली फॉर्म यूज नहीं की, हम लोगों ने डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज की हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, क्योंकि हमने यहाँ पे बेसिकली डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इसलिए डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टीज को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट लें या मैट्रिक्स का डायरेक्टली डिटर्मिनेंट लें तो दोनों चीजें इक्वल आती हैं। ये मैंने एमसीक्यूज आप लोगों को मिड में दिया भी था, तो दोनों चीज वैल्यूज जो है वो इक्वल आती हैं। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने मर्जी क्यूब स्क्वायर्स की फॉर्म का है, स्क्वायर वाला है, क्यूब वाला है, 4 वाला है, या आप n क्रॉस n मैट्रिक्स आइडेंटिटी ले लें तब भी उसका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 1 होता है। हेंस अब इसी कंडीशन को उसने यूज किया है, I इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी किसके इक्वल है, हमने यहाँ पे ऊपर चूज किया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, वो चीज उसने यहाँ पे मेंशन की है। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सॉरी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। यहाँ पे उसने एक पॉइंट स्किप कर दिया, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज की जगह पे भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आना था बाय दिस डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी। And on the next step, determinant of A multiply determinant of A becomes determinant of A square. And taking square root on both sides, determinant of A square is equal to 1. Taking square root on both sides, and determinant of A is equal to +-1 according to square root of signs. तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है, अगर मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और -1 दोनों के इक्वल जो है वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 7.2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स whose first row is, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसकी फर्स्ट रो जो है 1/√2, 2/√5। अभी हमने जो एग्जांपल की थी उसके अंदर 2 मेथड के साथ ये क्वेश्चन किया हुआ है, या तो आप इसको अल्टरनेटिव मेथड के साथ कर लें, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का जो अल्टरनेटिव मेथड था 298 पेज के ऊपर जो डिफाइन किया एग्जांपल उसके अकॉर्डिंग कर लें, या सेकेंडली आप इसको ऑर्थोगोनल वाली डेफिनेशन के मेथड के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड है वो अल्टरनेटिव मेथड किया हुआ है, यानी कि यू नेम दिया हमने अपनी गिवन रो को, उसके बाद E1 E2
जो उसके कॉम्बिनेशन है यूनिट टेंजेंट वेक्टर का, उसके साथ उसकी डिटर्मिनेंट को यूज किया है, जो कि मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 2/5 E1 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1/5 E2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये जो उसने मेंशन किया यहाँ पर, ये सारा करने की जरूरत नहीं है। उसने यहाँ पे इसको स्क्वायर रूट को सिर्फ सेपरेट किया है, इसको यहाँ से स्किप कर दें, डायरेक्टली आप ये चीज लिखें 2/स्क्वायर रूट ऑफ 5 और माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये E1 का पहला वाला एलिमेंट E1 का है, सेकंड वाला E2 का। इट इज ऑब्वियसली अ यूनिट वेक्टर, hence the required orthogonal matrix is। अब हमने क्या करना है, इस u डैश का हमने फर्दर आगे यूज करना है और इसको हमने ऑर्थोनॉर्मल फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट करना है। यहाँ पे सिर्फ उसने उसको डिफाइन किया है कि हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड करना है, whose first row is this ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और अगर आप पीछे एग्जांपल के अंदर नोट करें तो एग्जांपल के अंदर उसने मेंशन जो किया हुआ है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की फर्स्ट रो यहाँ पे दी हुई है, बाकी हमने 3 जो थी वो फाइंड करनी थी। तो हमने ये सारा प्रोसेस वही करना है। यहाँ पर उसने अल्टरनेटिव मेथड यूज किया, हमने भी उसको अल्टरनेटिव मेथड के लॉग कर लिया है। अभी ये पूरा प्रूफ नहीं हुआ है, इसका अगर आप डिटर्मिनेंट लेंगे और सॉरी इसका नॉर्म लेंगे, इसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म फाइंड करें तो इसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्या होती है 2/√5 यानी कि बिकम्स 4/5 माइनस 1/5 जो है प्लस 1/5 में आ जाएगा। ये डायरेक्टली ऐसे ही नहीं लिखा हुआ क्लास, ये इसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म फाइंड की है, इसमें उसने नीचे यही चीज मेंशन की है, इट इज ऑब्वियसली अ यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्यों आ रहा है, क्योंकि आप जब इसका नॉर्म लेंगे, इसका नॉर्म आता है 1। कॉपी पेंसिल है तो इसका नॉर्म लें, अदरवाइज मैं इसका नॉर्म लेके आपको बताती हूँ। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फॉर्म लिखी हुई है, डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही मैट्रिक्स लिखा है, हमने एग्जांपल्स में उसको डिनोट किया है। मैं यहाँ पर उसकी स्केयर्स की फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट करूंगी ताकि आपको उसका नॉर्म, कोई भी नेम दिया हुआ है यहाँ पे उसने दिया हुआ है, इसको यू डैश का नेम दिया हुआ है, मैं नॉर्म ऑफ यू डैश का यहाँ पे नॉर्म फाइंड करेंगे जो कि इस इक्वल टू आएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ, थोड़ा डायरेक्टली लिख देती हूँ, 2 का स्क्वायर आपके पास आएगा 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा आपके पास कैंसिल होके 5 आ जाएगा, एंड साथ में आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर फिर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब अगर आप नोट करें इस इक्वल टू ये आपके पास क्या आएगा 4/5 और सॉरी 4 + 5 जो कि 5 की फॉर्म बनेगी, और ये आपके पास फर्दर नेक्स्ट पे एलसीएम लेने से बनेगा 5/5 इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए वहां पे मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास जो यू डैश है वो एक यूनिट वेक्टर है। दैट मीन कि आप उसकी ऑर्थोगोनलिटी के लिए उसको ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन फाइंड करेंगे, जो कि हमने करनी भी है, यहाँ पे उन्होंने स्किप की हुई है। उसकी ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन फॉर्म फाइंड करनी है, इस तरह आपने उसका नॉर्म फाइंड करना है। नॉर्म फाइंड करने के बाद उसकी ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन फॉर्म, यानी कि मैं यहाँ पे इसको नेम दे देती हूँ कि मेरे पास ये जो है वो डब्ल्यू वेक्टर आएगा इज इक्वल टू आएगा यू डैश यू डैश ओवर यू डैश नॉर्म। ठीक है, नॉर्म हमने अभी फाइंड किया 1 और यू डैश क्या बना अभी हमारे पास जो वैल्यूज थी 2/√5 माइनस 1/√5 और ये एज इट इज ही यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि उसने नॉर्म नहीं लिया, अभी से नॉर्म लिया, नॉर्म बिल्कुल लिया हुआ है। आगे उसको सिर्फ ऑर्थोनॉर्मल चेक करने के लिए, ऑर्थोगोनल चेक करने के लिए मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया है जो कि इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आता है। दैट मीन हमने जो गिवन मैट्रिक्स फाइंड किया है वो बिल्कुल ट्रू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि उसको हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए भी चेक कर लिया। अल्टरनेटिव मेथड अब यहाँ पे यू डैश एक वेक्टर ले लिया, उसको मल्टीप्लाई किया u1 के साथ
उसमें से अब देखिए यहाँ पर एक वैल्यू आपको खुद से लेट करनी पड़ती है इक्वल टू 0। यहाँ पर उसने x1 को कहा है कि a, तो x2 इज इक्वल टू -2a है। इसके लिए फिर उसकी नॉर्मलाइजेशन फाइंड करेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रो जो है वो डिफाइन हो जाएगी। हमारे पास जो है 2/√5 और -1/√5। इसके अंदर वैल्यूज चूज करनी पड़ती हैं। जो फर्स्ट वाला मेथड था एग्जांपल में, तो उसमें सेकंड के तौर पे ये क्वेश्चन में किया हुआ है। लेकिन जो हमारे पास गिवन सेकंड वाला मेथड है यूनिट वेक्टर्स वाला, उसके अंदर जो है आपको खुद से वैल्यू चूज नहीं करनी पड़ती। Now going on to the third question, find an orthogonal matrix whose first row is multiple of this। अब फर्स्ट रो दी हुई है, यानी कि एग्जांपल जो हमने भी किया 14 उसी के रिलेटेड है। बाकी तीनों रोज जो है वो आपने फाइंड करनी है। उससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुज फर्स्ट रो इज। अब यहाँ पे भी फर्स्ट रो दी हुई है, बाकी जो है वो आपने फाइंड करनी है। सेम वही प्रोसेस है दोनों मेथड्स के साथ। अब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया हुआ, आप में जिससे भी सॉल्व करना है कर लें। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो फर्स्ट वाले मेथड के साथ किया हुआ है, वेक्टर को ऑर्थोगोनल लेके उसके साथ इनर प्रोडक्ट लेके फिर उसको पूरा डिटेल के साथ ये सॉल्व किया हुआ है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, उसके अंदर उसने उसको सेकंड वाला जो अल्टरनेटिव मेथड था उसके साथ किया हुआ है। उसके साथ करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसके अंदर हमें खुद से वैल्यूज को चूज नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप इसको किस मैट्रिक वेक्टर के साथ करना। वेरिफिकेशन कही गई है तो वेरिफिकेशन कर लें, अदरवाइज वेरिफिकेशन को आप स्किप भी कर सकते हैं। अब ऑन द लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द प्रोडक्ट एंड इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल and show that orthogonal matrix form a group under multiplication। ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप वाला जो है वो आपके टॉपिक नहीं था, क्योंकि ये मैथ से रिलेटेड है, तो मैं फर्स्ट वाला करवाऊंगी जो ऑप्शनल के तौर पे एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है। शो करना है दैट द प्रोडक्ट्स एंड इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट और इनवर्स जो है वो भी ऑर्थोगोनल होता है, ये हमने यहाँ पर शो करना है। और ये एमसीक्यू आ सकता है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, क्या उसका प्रोडक्ट जो है वो भी ऑर्थोगोनल होगा, या आपके पास उसकी इनवर्स जो है वो भी ऑर्थोगोनल होगी। तो बिल्कुल दोनों ही ऑर्थोगोनल होंगे, यही चीज हमने यहाँ पर शो करनी है। लेट ए एंड बी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, दो हमने लेट कर लिया मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स करना है शो, तो हमने दो ही ले लिए, हमने ज्यादा की लेने की जरूरत ही नहीं की। देन हमारे पास दोनों के ऊपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, तो दोनों के ऊपर हमने अप्लाई किया ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी और बी ट्रांसपोज बी भी आइडेंटिटी है। एंड सो डेट उसकी जो सेकंड वाली डिफाइनिंग डेफिनेशन है, के का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, सिमिलरली बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी इनवर्स। दोनों हमने आगे जाकर यूज करनी है। हमने दो मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल बोला था, इसलिए दोनों के लिए ऑर्थोगोनलिटी की डेफिनेशन को हमने यहाँ पे शो ऑफ किया है और यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। अब आगे उसने जो बोला है वो हमने यहाँ पर शो करना है। द प्रोडक्ट एंड इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। पहले उसकी प्रोडक्ट को हम शो कर रहे हैं कि दो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, उनकी प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल है। दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज और उन दोनों मैट्रिक्स की, यानी कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बन रहा है वो बेसिकली दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का मैट्रिक्स है। हमने सिर्फ उसे शो करना है कि वो ऑर्थोगोनल है, तो उसको ऑर्थोगोनल शो करने के लिए हमने ऑर्थोगोनलिटी की डेफिनेशन को यहाँ पे सेटिस्फाई करना है। मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और साथ में मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड ए बी एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद इसकी ब्रैकेट्स को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए ओपन किया है, बी ट्रांसपोज और ए बी को बाहर निकाली है, ब्रैकेट जो है वो ए ट्रांसपोज और ए पे आ गई है। बाय द डेफिनेशन ऑफ ए इज ऑर्थोगोनल, by the definition of orthogonality, A transpose A is equal to identity. Identity multiply B or B transpose remains same transpose form B transpose। B transpose के साथ मल्टीप्लाई कर लें, B के साथ मल्टीप्लाई कर लें, आइडेंटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये रह जाएगा B ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज B जो है वो फिर आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि हम ऊपर उसको लेट करके हैं, क्योंकि हमने दोनों मैट्रिक्स जो थे ऑर्थोगोनल लिए थे। अब ये तो सिर्फ उसकी प्रोडक्ट को हमने ऑर्थोगोनल शो किया, अब आगे उसका ट्रांसपोज को हम ऑर्थोगोनल शो करेंगे। Hence AB is orthogonal also। अब मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हमने यहाँ पर डिनोट करना है, ये देखें प्रोडक्ट हमने कर ली है। अब आगे सॉरी इनवर्स जो है उसको हमने ऑर्थोगोनल यहाँ पर शो करना है। उसके लिए फिर से लेट किया यहाँ पर ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है।
बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, ए इनवर्स के, और ए का ट्रांसपोज और ए इनवर्स का ट्रांसपोज ये दोनों चीजें सेम है, ये बाय डेफिनेशन हमने इसको यहाँ पे मेंशन किया। सो ए इनवर्स ट्रांसपोज एंड मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, हमने अब मैट्रिक्स के इनवर्स को शो करना है कि वो ऑर्थोगोनल है, तो मैट्रिक्स के इनवर्स का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आना चाहिए, ये चीज हमने शो करनी है। फॉर दिस पर्पस हमने यहाँ पर लेट किया ए इनवर्स का ट्रांसपोज, और ए इनवर्स किसके इक्वल आता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ए इनवर्स आता है हमारे पास किसके इक्वल, ए के ट्रांसपोज के, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ए इनवर्स और ए का ट्रांसपोज दोनों वैल्यूज का ट्रांसपोज कंबाइन किया जा सकता है, वो यहाँ पे कंबाइन कर लिया, क्योंकि ट्रांसपोज की आइडेंटिटी सॉरी प्रॉपर्टी है कि दो मैट्रिसेस के ट्रांसपोज आ रहा है तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करके डिफाइनिंग के साथ ट्रांसपोज को कंबाइन कर सकते हैं। अब ए और ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आ जाएगा, और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी के इक्वल भी आता है। दस ए इनवर्स इज आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लाइक एज प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, क्लास कुछ पूछना चाह रहे हैं? और ये जो आगे दो तीन लाइंस लिखी हुई हैं ऑर्थोगोनल से रिलेटेड अंडर ग्रुप मल्टीप्लिकेशन है, और ग्रुप सेट्स जो हैं वो आप लोगों ने नहीं किए है, वो आप लोग कोर्स में नहीं थे तो वो मैंने वहां से स्किप कर दिया। एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है। आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू सॉरी फाइंड करनी है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर की है। आइगन वेक्टर जो है वो हमने फाइंड करने हैं, क्योंकि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का टॉपिक है, और उसके बाद वैल्यू डिकम्पोजिशन मेथड, ये एक लेक्चर इसका है, और एक लेक्चर भी हमारे पास सिर्फ रह जाएगा आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का। ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल वाला सारा कंप्लीट हो गया है, और कुछ भी पूछना चाह रहे हैं आप लोग अभी तो मेरे से पूछ लें। जुमा ने अटेंडेंस ले ली है? सिया अटेंडेंस ले ली आपने? यस मैम, ले लिया। किसने लिया अटेंडेंस? ये जुमर मीटिंग में ज्वाइन करके और मीटिंग को खुद पता नहीं कहाँ पे गाए थे। क्लास पेपर की तैयारी कर रहे हैं? आप लोग पेपर की तैयारी कर रहे हो? कल आपकी क्लास में सिर्फ 12 स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन की थी, और आज की पार्टिसिपेंट्स जुमर 17 है। अटेंडेंस नोट कर लो जिसने भी किया आप में से, और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना।